Welcome dear student to this lecture of manufacturing processes. In unit 2 we were discussing components of gating system. In previous lecture we had covered most of the component except riser. So let's discuss this in today's lecture. Now riser is most important component in entire gating system as it is responsible for controlling the shrinkage of liquid state. मेटल का लिक्विड स्टेट में जो भी श्रिंकेज होता है उसे कंट्रोल करने का काम राइजर का होता है. सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. राइजर इज अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा मेटल. राइजर इज अ वर्टिकल कॉलम. मैं आपको फिर से कहूँगा, वो वीडियो आपको फिर से एक बार रेफर करना है. राइजर is a vertical column same as that of sprue, and its function is to provide extra metal for shrinkage in liquid state. So riser is a source of extra metal which flows from riser to mold cavity. मोल्ड कैविटी में जो भी श्रिंकेज होगा उस समय राइजर से एक्स्ट्रा मेटल मोल्ड कैविटी को प्रोवाइड किया जाएगा, so that this extra metal will compensate for shrinkage. To mold cavity, to compensate for the shrinkage which takes place in the casting. कास्टिंग में होने वाले श्रिंकेज को कंपेंसेट करता है जो राइजर में एक्स्ट्रा मेटल होता है वो मेटल. इट स्टार्ट सॉलिडिफाइंग. कब? जब लिक्विड से सॉलिड होना स्टार्ट होगा उस समय राइजर उसे लिक्विड मेटल प्रोवाइड करता है. किसे? कैविटी को. विदाउट राइजर heavier parts of the casting will have shrinkage defects either on surface or internally. श्रिंकेज की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा? ये अगर आपकी कास्टिंग है, सपोज ये बाहर से अंदर की तरफ सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुई. अब इस समय प्रॉब्लम क्या होगा? ये सॉलिडिफाई हो रहा है पूरा. Now this is become solidified. अब यहाँ अगर सेंटर में श्रिंकेज होता है, बाहर से अंदर की तरफ जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो सेंटर में अगर कोई श्रिंकेज होता है तो इसे मेटल नहीं मिल पाएगा. हमने ये डिस्कस किया था डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. जब डिस्कस किया था तब मैंने कहा था कि जब बाहर से अंदर की तरफ सॉलिडिफिकेशन होता है उस समय बाहर लिक्विड सप्लाई नहीं हो पाता सेंटर में, तो यहाँ कुछ मेटल कम पड़ जाता है ड्यू टू द श्रिंकेज और यहाँ पर एक कैविटी जनरेट हो जाती है. सो दिस कैविटी इज कॉल्ड ए श्रिंकेज कैविटी एंड दिस इज कंसिडर एज अ डिफेक्ट ड्यू टू श्रिंकेज. तो श्रिंकेज के लिए अगर मेटल का सप्लाई नहीं होता है उस समय डिफेक्ट जनरेट होने के चांसेस होते हैं. सो दैट्स वाई फॉर श्रिंकेज देयर शुड बी सप्लाई ऑफ लिक्विड मेटल कंटिन्यूसली अवेलेबल टू द कैविटी. हमेशा कैविटी को सप्लाई मिलते रहना चाहिए. एक बार पूरी तरह से सॉलिड हो गया उसके बाद कोई सप्लाई होना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अब सॉलिड हो चुका है. तो उस समय जो श्रिंकेज होगा उसके लिए क्या रहता है? श्रिंकेज अलाउंस, जो हमने पैटर्न अलाउंस में पढ़ा था. नाउ ये तो हो गया फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सॉलिडिफिकेशन होता है तब सेंटर में एक कैविटी जनरेट होती है, दैट इज द श्रिंकेज कैविटी. नाउ अपोजिट केस, यहाँ से अगर बाहर की तरफ सॉलिडिफिकेशन होता तो धीरे धीरे सेंटर में सॉलिड जनरेट होगा, उसके सराउंडिंग में लिक्विड रहेगा. तो इस केस में अगर राइजर आपने उसे सप्लाई नहीं किया गया है तो कोई भी एक्स्ट्रा मेटल श्रिंकेज के लिए नहीं मिलेगा. तो इस समय
इस तरह का डिफेक्ट जनरेट होता है ड्यू टू श्रिंकेज ऑन सरफेस। आपका एक कोई पोर्शन श्रिंकेज की वजह से मेटल कम पड़ेगा वहाँ पर, सो दैट इज द डिफेक्ट ड्यू टू श्रिंकेज। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। इफ राइजर इज नॉट प्रोवाइडेड, ये कब होता है? अगर राइजर प्रोवाइड नहीं किया गया हो और प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन नहीं हो। नेक्स्ट, श्रिंकेज इन अ मोल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ पोरिंग टू फाइनल कास्टिंग अकर इन 3 स्टेजेस। ये 3 स्टेजेस हमने श्रिंकेज अलाउंस के वक्त देखी थी। पहली स्टेज क्या होती है? कंप्लीटली लिक्विड स्टेज में होता है पूरा का पूरा कैविटी या पूरा का पूरा मेटल। दूसरा होता है सेमी सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वो पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं होता है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता है। उस स्टेज में जो श्रिंकेज होता है दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ श्रिंकेज। एंड फाइनली पूरी तरह से सॉलिड हो गया है लेकिन हाई टेम्परेचर पर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होगा वैसे वैसे सॉलिड श्रिंकेज होता है। तो ये 3 तरह के श्रिंकेज हैं, उसी की बात चल रही है। ऑकर्स इन 3 स्टेजेस ड्यूरिंग द लिक्विड स्टेट। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, पहला श्रिंकेज ड्यूरिंग द लिक्विड। सेकंड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, लिक्विड से सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड फाइनली ड्यूरिंग द सॉलिड स्टेट। तो ये 3 तरह के श्रिंकेज होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ श्रिंकेज इज बीइंग कंपेंसेटेड बाय द गेटिंग सिस्टम। फॉर द सेकंड टाइप ऑफ श्रिंकेज राइजर्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट टाइप ऑफ श्रिंकेज दैट इज कंप्लीट लिक्विड स्टेट, पूरा का पूरा मेटल लिक्विड स्टेट में है। उस समय आपका पूरा गेटिंग सिस्टम मेटल से भरा हुआ है, लिक्विड मेटल से, तो उस समय कहीं से भी उसको लिक्विड का सप्लाई हो सकता है। तो गेटिंग सिस्टम में आपके पास रनर है, गेट्स है, स्प्रू है और राइजर है, तो सारी जगह से उसको मेटल का सप्लाई, तो उसके लिए स्पेसिफिकली राइजर की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज के लिए राइजर की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग सिस्टम एज अ होल उसे मेटल सप्लाई कर सकता है लिक्विड श्रिंकेज के लिए। बट सेकंड, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड राइजर की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है इन द सेंस लिक्विड टू सॉलिड श्रिंकेज के लिए ही राइजर डिज़ाइन होता है। नाउ व्हाई इज दिस, वी डिस्कस इन शॉर्ट। हम डिस्कस करेंगे इसे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं इसे। देखिए, ये आपका कास्टिंग है। नाउ दिस इज योर एंटायर गेटिंग सिस्टम। सपोज दिस इज योर गेट, gate is connected to runner is connected to sprue, so this one is a sprue, and beside that there is a pouring basin। तो pouring basin से इस तरह से मेटल आपका फ्लो होगा in the direction of arrow। now there is a riser, so suppose this is one is a riser, ये आपका राइजर है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जब यहाँ पूरी तरह से लिक्विड होगा, this is entirely liquid now, then for shrinkage metal can be provided through riser as well as through this gating system। but हमने जब गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन डिस्कस किया था उस समय हमने देखा था कि गेटिंग सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन होता है। गेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन होता है कि मिनिमम मेटल का वेस्टेज हो। दिस एंटायर पार्ट आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, दिस इज गेटिंग सिस्टम, और ये पूरा पार्ट सॉलिडिफिकेशन के बाद हमें रिमूव करना है, तो यहाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ मेटल होना चाहिए क्योंकि वो वेस्टेज मेटल है। तो इसलिए राइजर को छोड़ के बाकी पूरा गेटिंग सिस्टम एज स्मॉल एज पॉसिबल डिज़ाइन किया जाता है। और ये हमें अच्छी तरीके से पता है जितना डायमेंशन कम होगा उतना जल्दी वो सॉलिडिफाई होगा।
जितनी थिकनेस कम होगी, डायमेंशन कम होगा, उतना जल्दी वो सॉलिडिफाई होगा। तो आफ्टर पोरिंग द मोल्टन मेटल, जब हम यहाँ से, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 से मोल्टन मेटल स्टार्ट करते हैं पोरिंग करना, सेकंड पॉइंट पे आता है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे, और यहाँ से वो राइज़र में दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट राइज करना स्टार्ट करता है। तो 1 to 4 ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, बिकॉज दे आर डिज़ाइन इन दैट वे कि ये तुरंत सॉलिडिफाई होने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये छोटे से छोटे डायमेंशन के बनाए जाते हैं, जितना पॉसिबल है उतना, बहुत छोटा भी नहीं, क्योंकि हमें मेटल को सप्लाई करना है फास्ट रेट पर। बट these member of gating system, that is pouring basins, sprue, runners and gates, are first to solidify, सबसे पहले सॉलिडिफाई होने वाले पूरे मोल्ड में मेंबर होते हैं। तो ये सॉलिडिफाई हो गए। अब ये जब सॉलिडिफाई हो गए, उस समय सेकंड स्टेज के श्रिंकेज के लिए, सेकंड स्टेज का श्रिंकेज कौन सा है? ड्यूरिंग द ट्रांसमॉर्फेशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, आपके पास गेटिंग सिस्टम में कोई भी लिक्विड मेटल नहीं बचेगा। यू विल नॉट हैव एनी लिक्विड मेटल इन द गेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट राइजर, राइजर को छोड़ के। वाई? बिकॉज राइजर इज डिजाइन दैट वे, राइजर को उस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो सबसे लास्ट सॉलिडिफाई होने वाला मेंबर है। लास्ट मतलब यस, आफ्टर द कैविटी, कैविटी के बाद सॉलिडिफाई राइजर होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका डायमेंशन एज लार्ज एज पॉसिबल रखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? राइजर सबसे लास्ट सॉलिडिफाई होगा और आखिर तक वो लिक्विड मेटल सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि कैविटी के बाद वो सॉलिडिफाई होने वाला है। सो दैट इज दैट मीनिंग। तो क्या सेकंड टाइप ऑफ श्रिंकेज के लिए राइजर होता है, क्योंकि पहला टाइप का श्रिंकेज तो गेटिंग सिस्टम से होता है। और एक बार गेटिंग सिस्टम सॉलिडिफाई हो गया तो उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ श्रिंकेज के लिए, दैट इज दिस वन, लिक्विड टू सॉलिड, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? राइजर। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ गेटिंग सिस्टम। दैट्स वाई risers are normally placed at that portion of the casting which is last to freeze। मैंने क्या बताया आपको? सबसे लास्ट में फ्रीज होना चाहिए। तो राइजर लास्ट में फ्रीज होना चाहिए, मतलब जहाँ पर राइजर कनेक्ट है वो पोर्शन भी लास्ट में फ्रीज होना चाहिए। अदरवाइज राइजर में लिक्विड मेटल होगा और जो सप्लाई पॉइंट है कैविटी को, वहाँ पे सॉलिड होगा, तो वो लिक्विड मेटल कैविटी को सप्लाई नहीं हो सकेगा। So that's why the connection point should be also last to fit. A riser must stay in liquid state at least as long as the casting and must be able to feed the casting during this time। जब तक कास्टिंग लिक्विड स्टेट में है तब तक तो कम से कम राइजर लिक्विड स्टेट में चाहिए ही आपको, और वो आखिर तक कास्टिंग को लिक्विड सप्लाई देना चाहिए उसने। सो दैट्स वाई, दैट इज द वे राइजर इज डिजाइंड। उसी तरह से राइजर को डिजाइन किया जाता है। नाउ फंक्शन ऑफ राइजर्स, राइजर के फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो वही है उसका, लिक्विड टू सॉलिड श्रिंकेज के लिए लिक्विड मेटल सप्लाई करना। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द राइजर। प्रोवाइड एक्स्ट्रा मेटल टू कंपेंसेट फॉर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज मतलब 3 डायमेंशनल श्रिंकेज, तीनों डायरेक्शन से श्रिंकेज होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अलाउ मोल्ड गैसेस टू एस्केप, वेंटिंग का काम भी करता है, क्योंकि वो वर्टिकल पैसेज है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट है। तो उसका एक्चुअली वो फंक्शन नहीं है राइजर का, मोल्ड गैसेस एस्केप करना, बट एज मोस्ट ऑफ द टाइम राइजर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि उसका ओपनिंग टॉप पे है। तो इसलिए उसका एक काम एक है, अलाउ मोल्ड गैसेस टू एस्केप। सो अलाउ मोल्ड गैसेस टू एस्केप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए
provide extra metal pressure on the solidifying mold to reproduce mold details more exact। इसका मतलब क्या है? ये आपका कास्टिंग है, सॉरी लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये आपका कास्टिंग है। नाउ आपके कास्टिंग की डेंसिटी या ओवरऑल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा कब होगा? जब उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करोगे किसी भी चीज़ पर। किसी साँचे को अगर आपने प्लेइंग क्ले देखा होगा, सिंथेटिक क्ले मिलती है मार्केट में जिससे आप प्ले करते हो, उसके साथ एक साँचा आता है। आप जितना प्रेशर उस क्ले पे अप्लाई करोगे साँचे के अंदर रखने के बाद, उतना अच्छा उसका डिज़ाइन या पैटर्न उस क्ले पर प्रोड्यूस होता है। अब जितना कम प्रेशर अप्लाई करोगे उतना साँचे का पैटर्न उतना अच्छा नहीं आएगा। सो दैट इज़ द सेम थिंग। आपने कैविटी के अंदर मेटल तो डाल दिया, लेकिन जितना आप प्रेशर एक्सटर्नली उसके ऊपर अप्लाई करोगे उतना आपका इम्प्रेशन अच्छा आएगा या कैविटी का शेप उतना अच्छी तरीके से मेटल लेगा। जितना प्रेशर कम डालोगे उतना अच्छे से नहीं, वो फिर भी शेप तो लेगा। कैविटी का शेप मेटल को लेना ही है क्योंकि वो लिक्विड है, लेकिन प्रेशर के साथ डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे। और अगर प्रेशर नहीं डालते हो तो उतने अच्छे डिटेल्स नहीं मिलेंगे। तो राइज़र एक्चुअली काम क्या करता है? ये राइज़र अगर जब आप इसके टॉप में कनेक्ट करते हो तो यहाँ जो भी मेटल फिलअप है राइज़र में, एंड ड्यू टू ग्रेविटी दिस मेटल टेंड टू एक्सर्ट द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द मेटल इन द कैविटी। जो कैविटी में आपका मेटल है उस पर वो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने का काम करता है मेटल इन द राइज़र, क्योंकि राइज़र में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेटल होती है जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस तरह से वो डिज़ाइन होता है। उसका डायमेंशंस थोड़े लार्जर होते हैं कंपेरेटिव टू अदर गेटिंग सिस्टम। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ राइज़र। वो एक प्रेशर अप्लाई करता है ऊपर से मास का, मेटल मास का, ताकि आपके जो डिटेल्स है कास्टिंग के वो और अच्छी तरीके से आए, मोर एग्जैक्ट डिटेल। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ऑफ राइज़र, आपको क्या ध्यान में रखना है जब आप राइज़र डिज़ाइन करते हो, या डिज़ाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपने क्या सोचना चाहिए बिफोर डिज़ाइनिंग द राइज़र। राइज़र साइज फॉर साउंड कास्टिंग राइज़र मस्ट बी लास्ट टू फ्रीज। साइज़ कैसे डिज़ाइन होगा? आपको ये तो पता है कि राइज़र सबसे आखिर में फ्रीज होना चाहिए। इट इज़ द लास्ट मेंबर टू फ्रीज and this depend upon the ratio of volume upon surface area whole square। हम 3 डायमेंशनल इसकी बात कर रहे हैं, तो कौन सा रेशियो हमें देखना है? सपोज दिस इज अ क्यूब, ये अगर आपके पास क्यूब है तो इस क्यूब को फिलअप करने के लिए, सपोज ये हॉलो है क्यूब पूरी तरह से, इस क्यूब को फिलअप करने के लिए आपको जितना वाटर लगेगा वो हो गया वॉल्यूम। सबको पता है वॉल्यूम क्या है। नाउ इफ आई रिमूव दिस सरफेस, इस सरफेस को अगर मैं कंसिडर करता हूँ कंसिडरिंग ऑल साइज ऑल इक्वल, क्योंकि ये क्यूब है, तो इस तरह के मेरे पास कितने सरफेस है? 1 2 3 4 5 6। सो देयर आर 6 सरफेस। यहाँ आपको 3 दिख रहे हैं और इनके अपोजिट में 3 सरफेस है। इन सारे सरफेस का एरिया आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और जितने भी सरफेस है उनका एरिया, ये ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? उस कैविटी का सरफेस एरिया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कैविटी का शेप कुछ भी हो सकता है। हम सिंप्लीफिकेशन के लिए एग्जांपल क्या ले रहे हैं? सपोज कैविटी इज क्यूब शेप, तो मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है उस कैविटी का, उसके बाद सरफेस एरिया, इन दोनों का रेशो और उसका स्क्वायर। तो उसका क्या कहना है? ये रेशो अगर आपको मिल जाता है
So for riser must be greater than that of the casting. ये रेशो हमें फाइंड आउट करना है पहले राइज़र के लिए, यानी हम राइज़र का वॉल्यूम निकालेंगे, राइज़र का सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद कैविटी मतलब कास्टिंग जहाँ पर बनने वाला है वहाँ का वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये दोनों फाइंड करेंगे। तो ये रेशो दैट इज़ वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया होल स्क्वायर, ये रेशो हमेशा राइज़र के लिए बड़ा होना चाहिए। ये रेशो जिसका भी बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में फ्रीज़ होगा। ये रेशो जितना कम होगा वो उतना जल्दी फ्रीज होगा। सो दैट रेशो द फ्रीजिंग रेट और सॉलिडिफिकेशन रेट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दिस रेशो। तो ये इंपॉर्टेंट रेशो होता है, इट इज़ वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया होल स्क्वायर, और ये हमेशा लार्जर रखते हैं हम, तो इस तरह से राइज़र को डिज़ाइन किया जाता है। व्हेन दिस कंडीशन डज नॉट मीट, the metal in the riser can be kept in liquid state by heating it externally or using exothermic material in the riser। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है डिज़ाइन के वक्त कि आप वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया होल स्क्वायर ये रेशो कास्टिंग से बड़ा रखो या कैविटी से बड़ा रखो, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप दिस रेशो ग्रेटर देन कास्टिंग एंटायर टाइम। So what alternatively we can do? Alternatively, we can externally provide the heat। आप उसे इलेक्ट्रिकली हीट कर सकते हो या फिर एक्सोथर्मिक कुछ केमिकल यूज़ कर सकते हो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरेट करे, वहाँ से आप हीट जनरेट कर सकते हो। तो उस तरीके से आप क्या करोगे, एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करके राइज़र में जो मेटल है उसे आखिर तक लिक्विड बना के रखो। लेकिन ईजियर वे क्या है कि आप ये रेशो मेंटेन करके चलो, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया होल स्क्वायर इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन कास्टिंग। ये रेशो हमेशा कास्टिंग से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास एक्सटर्नल मीन्स है। प्लेसमेंट, राइज़र कहाँ पर प्लेस करना चाहिए। द स्पेसिंग ऑफ राइज़र इन द कास्टिंग मस्ट बी कंसिडर बाय इफेक्टिवली कैलकुलेटिंग द फीडिंग डिस्टेंस ऑफ द राइज़र। फीडिंग डिस्टेंस मतलब राइज़र से लिक्विड मेटल कास्टिंग तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, यानी राइज़र इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कैविटी से बहुत टाइम लग जाए, और इतना भी नज़दीक भी नहीं होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल ना हो या फिजिबल ना हो डिज़ाइन के लिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि राइज़र को कहाँ प्लेस करना है। इट शुड बी एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कैविटी। राइज़र शेप, देखिए हमने इस रेशो की बात की है वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया स्क्वायर, ये रेशो सबसे ग्रेटर होता है स्पीयर के लिए। स्पीयर में वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया स्क्वायर सबसे ग्रेटर होता है, मतलब अगर आप एक स्पीयर शेप में मेटल को पोर करोगे तो वो सॉलिडिफिकेशन रेट सबसे कम होगा, वो बहुत धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा कंपेयर टू एनी अदर शेप। तो स्पीयर के लिए वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया होल स्क्वायर का रेशो सबसे ग्रेटर होता है। तो स्पेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में फ्रीज होंगे। But considering the shape, cylindrical risers are recommended for most of the casting as spherical riser। लेकिन हम recommend कौन से करते हैं, cylindrical riser। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि it is very difficult to construct the riser with spherical shape। cylindrical shape कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन स्पेरिकल शेप कंस्ट्रक्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। दैट्स वाई सिलेंड्रिकल आर रिकमेंडेड, ऑल्दो कंसिडर्ड एज अ बेस्ट आर डिफ़िकल्ट टू कास्ट। स्पेरिकल राइजर सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि सबसे लास्ट में फ्रीज होते हैं, लेकिन बनाने में डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई दे आर नॉट मोस्टली यूज। टू इंक्रीज वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया रेशो द बॉटम ऑफ द राइजर कैन बी शेप्ड एज हेमिस्फीयर। इस तरह का राइजर डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इस तरह का होना चाहिए। ये अगर कैविटी है तो राइज़र किस तरह से होना चाहिए, इस तरह से कैविटी को कनेक्टेड। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बनाना, तो
तो जनरली किस तरह से बनाते हैं, पूरी तरह से सिलेंड्रिकल नहीं बनाएंगे, सिलेंडर like this, spear at the bottom. So इस तरह से क्या होगा आपका, ये थोड़ा आसानी से बन जाएगा और बॉटम में आपको वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया होल स्क्वायर का रेशो भी अच्छा मिलेगा. सो वी कैन अचीव बोथ द थिंग. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइजर, जैसे आप देख रहे हो. वन इज कॉल्ड एज ब्लाइंड टाइप. देखिए ये पोरिंग बेसिन है, ये स्प्रू है, ये राइज़र है. जनरली हमने राइज़र क्या देखा है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन ब्लाइंड टाइप राइज़र इज़ नॉट ओपन टू एटमॉस्फेयर. ये ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं होता. तो दो ही टाइप होते हैं, पहला ब्लाइंड जो ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, और दूसरा ओपन टाइप. इट इज़ जो हमने जनरल टाइप राइज़र देखे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली ओपन टू एटमॉस्फेयर. तो यहाँ से मेटल आएगा और यहाँ से वो राइज करेगा एंड दिस विल सप्लाई द मोल्टन मेटल फॉर लिक्विड टू सॉलिड श्रिंकेज. हमेशा ध्यान में रखना, राइजर किस लिए यूज होता है, लिक्विड टू सॉलिड श्रिंकेज, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ श्रिंकेज. तो बस यही इतना ध्यान में रखना है आपको राइजर के लिए. राइजर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. नाउ अब हम सॉलिडिफिकेशन के बारे में देख रहे हैं, तो और कुछ चीज़ें हमें देखनी है सॉलिडिफिकेशन के बारे में. डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, but every time it is not possible to achieve the directional solidification. आप कहोगे कि हर बार मुझे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव करना है, तो ये इम्पॉसिबल है. इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, बिकॉज द डायमेंशन एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस आर डिफरेंट. अब हमेशा हम एक सिंपल कास्टिंग तो आपके पास नहीं रहेगा, कि हमेशा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कैविटी का ऐसा रेक्टेंगुलर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. बहुत सारी चीज़ें होती है, या बहुत सारी चीज़ें होती है जो कास्टिंग से बनाते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड शेप के भी पार्ट हो सकते हैं. तो हर जगह पर डायमेंशन या क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगा. तो और एक थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सपोज द शेप ऑफ कैविटी इज लाइक दिस. दिस इज द शेप ऑफ कैविटी. अब देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, इट इज़ मच मोर हियर. यहाँ पर बहुत कम है, वेरी लिस्ट. यहाँ और यहाँ कंपेरेटिवली थिकर है, एंड दिस वन इज द थिकेस्ट. डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या हुआ, सेंटर से आपका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होना चाहिए आउटवर्ड. लेकिन यहाँ पर अगर सेंटर की बात करते हो तो यहाँ से सरफेस बहुत नज़दीक है, यहाँ से सरफेस बहुत नज़दीक है, यहाँ से सरफेस बहुत लॉन्गर डिस्टेंस पे है, और यहाँ से कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन क्रॉस सेक्शन ये पार्ट सबसे पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन थिकनेस बहुत कम है. उसके बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसके बाद ये सॉलिडिफाई होगा, और सबसे लास्ट में ये पार्ट सॉलिडिफाई होगा. सो इन सच कॉम्प्लिकेटेड शेप, और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड शेप के कास्टिंग होते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. आपको जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ सॉलिडिफिकेशन होना यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ड्यू टू द शेप ऑफ द कास्टिंग. नाउ इफ आई एम प्रोवाइडिंग द राइजर ओवर हियर, यहाँ पर मैंने राइजर प्रोवाइड किया, दिस वन इज अ राइजर. अब this riser is only suitable for providing the liquid metal to this portion, because this portion is going to solidify early. ये सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा. अब ये अगर सॉलिडिफाई हो गया तो इस तरफ कोई भी मेटल नहीं जा पाएगा.
So riser is not useful for this entire region because this middle portion is going to solidify early. तो ये राइजर बस इस पोर्शन के लिए यूज में आ गया। तो इस तरह से सॉलिडिफिकेशन होना आपके लिए प्रॉपर नहीं है, बिकॉज वी कांट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मोल्टन मेटल फॉर श्रिंकेज। तो हमें चाहिए क्या? आई वॉन्ट ईच एंड एवरी पोर्शन शुड बी लिक्विड। जहाँ से आपको मेटल फ्लो चाहिए वो पोर्शन आपका लिक्विड होना चाहिए, otherwise it will be problematic. So for that, two things can be used for controlling the directional solidification. One is called as padding and another is called as chills. एक होता है पैडिंग और दूसरा होता है चिल्स। दोनों का काम अलग अलग है, उसका देखते हैं हम। पहले पैडिंग से स्टार्ट करते हैं। पैडिंग, एक बात ध्यान में रखिए, पैडिंग एंड चिल्स आर यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ सॉलिडिफिकेशन बाय कंट्रोलिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन। कहीं पे आपको टाइम रिक्वायरमेंट घटाना है, कहीं पे आपको टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ाना है। कहीं पर स्लो सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, कहीं पर फास्ट सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए। जैसे थिनर सेक्शन शुड सॉलिडिफाई स्लोली, थिन सेक्शन सॉलिडिफाई स्लो होना चाहिए, और थिकर सेक्शन शुड सॉलिडिफाई वेरी फास्ट। तो ये कैसे अचीव करते हैं, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड एज पैडिंग एंड चिल्स। सो दीज आर मीन टू कंट्रोल द सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो फर्स्ट वन इज अ पैडिंग। सो व्हाट इज पैडिंग? इन सर्टन कास्टिंग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इज डिफ़िकल्ट। हमने अभी डिस्कस किया हर जगह पे, ये एग्जांपल यहाँ पर भी है। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इस तरह के कास्टिंग में होना पॉसिबल ही नहीं है, जो डायग्राम आपको नीचे दिख रहा है। सो इट इज डिफ़िकल्ट। इन सच केसेस padding is applied to promote directional solidification. The padding is a wedge-shaped extra metal added to the casting so that its thickness become greater at the point nearest to liquid metal source and least at the point farthest to the source. अब देखिए, इट शुड बी थिन। क्या कहा है, किस तरह से होना चाहिए? थिकनेस बिकम ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट नियरेस्ट टू द लिक्विड मेटल सोर्स। अब यहाँ पर, यहाँ से अगर लिक्विड मेटल एंटर कर रहा है एंड इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस पोर्शन में आपको थिकनेस ग्रेटर चाहिए, क्योंकि जितनी थिकनेस ज़्यादा रहेगी उतना सॉलिडिफिकेशन रेट कम रहेगा। और एंट्री पॉइंट पे आप नहीं चाहोगे कि वो सबसे पहले सॉलिडिफाई हो जाए, क्योंकि एंट्री पर अगर वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उस समय आपका मेटल एंट्री ब्लॉक कर देगा। सॉलिड मेटल क्या कर देगा, एंट्री को ब्लॉक कर देगा। तो वो आपको बाद में एंट्री करना है। इस पोर्शन पर आपको थिकनेस सबसे कम चाहिए, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, और जितनी थिकनेस कम होगी उतना सॉलिडिफिकेशन बढ़ेगा। तो सॉलिडिफिकेशन लास्ट यानी इस पॉइंट पे स्टार्ट होगा आपका, और यहाँ से इस तरफ के डायरेक्शन रहेगा। तो ये आप डायरेक्शन अचीव कर रहे हो बाय अप्लाइंग द वेजेस। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पर लगा हुआ है, दीज आर कॉल्ड एज वेजेस। ये एक्स्ट्रा पोर्शन आपने बाहर से लगाया गया है। तो ये वेज शेप जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, दीज आर कॉल्ड एज पैडिंग। पैडिंग का काम क्या है? क्रॉस सेक्शन के थिकनेस को वेरी करना, ताकि एंट्री पर थिकनेस हमेशा ज़्यादा बनी रहे, ताकि वो लास्ट में सॉलिडिफाई हो। और जो लास्ट पॉइंट है जो ये है, यहाँ पर थिकनेस हमेशा कम हो, ताकि यहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो। तो ये सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा और इस डायरेक्शन में आपका सॉलिडिफिकेशन होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज पैडिंग। ये वेज शेप होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर वेज शेप है।
जिसका काम है थिकनेस को वेरी करना। एंट्री पर ज़्यादा रखो और एंड पॉइंट पर सबसे कम। तो चिल्स क्या है? पैडिंग का काम समझ में आ गया। पैडिंग का काम है वेरिएशन इन क्रॉस सेक्शन एरिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सोर्स के पास हमें क्रॉस सेक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। सोर्स मतलब स्प्रू और राइज़र के पास। जहाँ स्प्रू और राइज़र है वहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, इस डायग्राम में ये अगर स्प्रू है आपका तो ये क्या होगा, राइज़र। तो यहाँ पर आपको हमेशा थिकनेस ज़्यादा लगेगी और एट द एंड आपको थिकनेस हमेशा कम लगेगी, क्योंकि यहाँ सॉलिडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ सॉलिडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब सबसे लास्ट में होना चाहिए। सो व्हाट आर चिल्स नाउ? चिल्स आर अगेन यूज फॉर अचीविंग द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, लेकिन इसका काम थोड़ा अलग है। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय चिलिंग द मेटल इन दोज पार्ट ऑफ द कास्टिंग दैट आर फार अवे फ्रॉम द लिक्विड मेटल सोर्स। हमेशा ध्यान में रखिए, सॉलिडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? सबसे फारदेस्ट पॉइंट से, सोर्स से दूर। सोर्स पर अगर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मेटल फ्लो बंद हो जाएगा। तो फारदेस्ट पॉइंट पे ही हमेशा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चिल्स यूज कर सकते हैं। व्हेन कास्टिंग इट्स कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ अनइवन थिकनेस, ये तो हमेशा रहेगा ही। कास्टिंग का थिकनेस कभी हर सेक्शन पर सेम नहीं रहेगा। द थिन सेक्शन टेंड टू सॉलिडिफाई क्विकर देन थिक सेक्शंस, resulting in uneven contraction. This difficulty also removed by embedding chills in thick section, making them to solidify at faster rate. Chills are of two type: external chills placed in mold wall, internal chills placed in a mold cavity and become part of the casting. तो अब देखिए, पैडिंग तो आपको समझ में आ गया। पैडिंग से हम थिकनेस कम ज़्यादा करते हैं। चिल्स का काम क्या है? नाउ इस कंडीशन में मुझे बाहर से सॉलिडिफिकेशन अगर स्टार्ट करना है इस पॉइंट से, या ऐसा नहीं कह सकता मैं कि बाहर से स्टार्ट करना है, जिस किसी पॉइंट से आपको सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट करना है वहाँ क्या करते हैं, हम चिल्स प्लेस करते हैं। चिल्स इज नथिंग बट, चिल इज नथिंग बट पीस ऑफ सॉलिड मेटल जो रूम टेम्परेचर पर है। अब आप देखिए, यहाँ मैंने सॉलिड मेटल प्लेस किया, इसके सराउंडिंग में पूरा हॉट मेटल है। नाउ वेयर डू यू थिंक द सॉलिडिफिकेशन विल स्टार्ट? सॉलिडिफिकेशन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? जहाँ टेम्परेचर कम है। और इस कंडीशन में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर है? जहाँ आपने ये चिल रखा हुआ है। चिल इज नथिंग बट अ मेटल पीस। तो जहाँ आप ये चिल रखोगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, उसके सराउंडिंग में सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर पानी में सॉलिडिफिकेशन डायरेक्शनल अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, वो पानी में आप जिस प्लेस में रखोगे वहीं से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा या उसके सराउंडिंग में बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एक मेटल का टुकड़ा हम वहाँ पर रखेंगे जहाँ से आपको डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट करना है। सो नाउ यूजिंग चिल वी कैन कंट्रोल फ्रॉम वेयर द सॉलिडिफिकेशन शुड स्टार्ट। आपको जहाँ से लगता है वहाँ से आप सॉलिडिफिकेशन को स्टार्ट कर रख सकते हो यूजिंग द चिल्स। तो ये चिल्स आप बाहर की तरफ भी रख सकते हो, जैसे इसमें रखे एक्सटर्नल, या फिर कैविटी में रख सकते हो यहाँ से इंटरनल। डिपेंड करता है आपको सॉलिडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ पर आप चिल को प्लेस कर सकते हो। अगर बाहर रखोगे तो वो एक्सटर्नल बन जाएंगे, अगर कैविटी में रखोगे तो वो इंटरनल बन जाएंगे। सो पैडिंग एंड चिल्स both have same function to achieve the directional solidification, but working in both the case is different. दोनों केस में वर्किंग डिफरेंस है, दोनों का फंक्शन एक ही है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन।
ठीक है, अब तक हमने क्या देखा? हमने जो भी अभी तक देखा है इट ऑल रिलेटेड टू मोल्डिंग। यहाँ तक हमने पूरा मोल्डिंग ही देखा है। नाउ व्हेन मोल्ड इज कंप्लीटेड, नाउ इट इज रेडी फॉर पोरिंग द मोल्टन मेटल। एक बार आपका गेटिंग सिस्टम बन गया, कैविटी बन गई, मोल्ड असेंबल हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मोल्टन मेटल को मेल्ट कीजिए, सॉलिड मेटल को आपको मेल्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मोल्टन मेटल एंड देन पोअर, उसे पोअर करना है कैविटी में या मोल्ड के एंट्री पॉइंट पे, स्प्रू में। सो फॉर दिस प्रोसेस some equipments are used which are called as pouring equipments. मोल्टन मेटल फर्नेस में बनता है, फर्नेस से उसे मोल्ड में पोर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसे कहते हैं पोरिंग इक्विपमेंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट लेट्स हैव एन ओवरव्यू। द कॉमन pouring equipment is called as ladle. So ladle are the commonly used equipment for pouring the molten metal from the furnace. फर्नेस से मोल्टन मेटल को पोर करने के लिए लैडल जनरली यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लैडल, फर्स्ट वन इज़ अ हैंड लैडल, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, इसको एक सिंगल हैंडल होता है। इट इज़ अ बकेट विथ रिमूवेबल लीवर आर्म एंड हैंडल शैंक। एक बकेट होती है जिसको एक रिमूवेबल हैंडल अटैच होता है। इट इज़ यूज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मोल्टन मेटल इज स्मॉल। स्मॉल क्वांटिटी में मोल्टन मेटल को पोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब स्मॉल साइज ऑफ कास्टिंग कैन बी फील्ड यूजिंग द हैंड लैडल। सो मैक्सिमम कैपेसिटी इज 10 to 20 kg एंड इट इज़ डिज़ाइन टू बी कैरिड बाय अ सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन इसे उठा सकता है और पोर कर सकता है, इसलिए उसकी कैपेसिटी रिस्ट्रिक्ट की गई है 20 kg पर। सो दैट इज़ द हैंड लैडल, सिंगल पर्सन यूज़ के लिए। नो हियर एज यू कैन सी इट हैज़ बोथ साइड एक्सटेंशन, तो ये दो आदमी उठा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शैंक और बुल लैडल। एग्जैक्टली सिमिलर बकेट होती है, लेकिन दोनों तरफ अब उसे एक्सटेंशन है हैंडल करने के लिए। द शैंक और बुल लैडल इज कैरिड बाय 2 पर्सन, क्योंकि लार्ज साइज होती है, एंड यूज फॉर मीडियम कैपेसिटी ऑफ मोल्टन मेटल। तो मीडियम सफिशियंट है ये। इट इज कैरिंग कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 30 to 150 kg, डिपेंड्स अपॉन 150 भी ज़्यादा हो गया 2 पर्सन के लिए, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी 150 हो सकती है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम 30 to 150, और 30 kg सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होगा, उसे हैंडल करना डिफ़िकल्ट जाता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द हॉट मेटल, तो वो रिस्की होता है हैंडल करना। सो इट इज़ फॉर 2 पर्सन, शैंक और बुल लैडल। नाउ without any human interface, when you have to travel the molten metal from furnace, the next type of ladle is used, that is called a teapot ladle. Teapot ladle is used for small and medium size mold. Teapot ladle allow molten metal to be taken out from the bottom opening provided. The bottom opening is advantageous as it does not disturb the slag float on the top. हमने जो ऊपर लैडल देखी है, दिस लैडल पोर द मोल्टन मेटल फ्रॉम टॉप। यहाँ से आप डायरेक्टली मोल्टन मेटल बकेट को टिल्ट करके पोर करते हो। इस लैडल में भी ऐसा डायरेक्ट बकेट को टिल्ट करके हम मोल्टन मेटल को क्या करते हैं, पोर करते हैं। बट इन टीपॉट लैडल मोल्टन मेटल इज पोर्ड थ्रू द बॉटम। यहाँ में एक ओपनिंग दी जाती है। जैसे ही आप इस हैंड व्हील को रोटेट करते हो, वो ओपनिंग ओपन हो जाती है, एंड नाउ मोल्टन मेटल कैन बी पोर्ड थ्रू दैट ओपनिंग बॉटम से। नाउ एज मेटल इज एट वेरी हाई टेम्परेचर,
लिक्विड स्टेट में मेटल बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है. सपोज दिस इज अ लैडल एंड इट इज फिल अप विद द मेटल at the top surface. Due to oxidation, a layer, solid layer of oxide is formed. एकदम टॉप सरफेस पे ऑक्साइड की सॉलिड लेयर फॉर्म हो जाती है. दैट सॉलिड लेयर इज सिमिलर टू द मिल्क. मिल्क के ऊपर जैसे क्रीम की लेयर जमा हो जाती है, वैसे ही हॉट मेटल के ऊपर या लिक्विड मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज स्लैग. यहाँ जो वर्ड आया स्लैग, that is nothing but the oxide layer which float on the liquid metal. Or oxide is a non-metallic, that's why has lesser density than metal and it tends to float on the metal. डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या होता है, हमेशा फ्लोट होता है. तो इन फर्स्ट टू टाइप ऑफ लैडल, जब भी आप मेटल को पोर करते हो टॉप से, तो ये स्लैग की लेयर भी उसके साथ पोर हो जाती है. एंड एज दिस इज अ नॉन मेटल, ये अगर होता है सो इट इज़ कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी. क्योंकि वो मेटल नहीं है, वो इम्प्यूरिटी एज ए इम्प्यूरिटी ट्रीट होगा और उसकी वजह से आपकी कास्टिंग डिफेक्टिव होगी. तो आपको बिफोर पोरिंग ये स्लैग को पहले रिमूव करना पड़ेगा. जो टॉप में लेयर है स्लैग की, उसे पहले रिमूव करना पड़ेगा. बट इन टी पॉट टाइप ऑफ लैडल आप ऊपर के सरफेस को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हो. आप मेटल कहाँ से निकाल रहे हो, बॉटम से. तो हमेशा प्योर मेटल ही आपका बाहर आएगा. स्लैग ऊपर बनी रहेगी, उसे हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे और प्योर मेटल को हम नीचे से निकालेंगे. सो दैट इज़ वन एडवांटेज. आपको स्लैग निकालने की ज़रूरत नहीं है जब आप टी पॉट लैडल यूज़ करते हो. नेक्स्ट वन इज़ अ बॉटम पोर्ड लैडल. ये भी बॉटम से पोर की जाती है तो स्लैग निकालने का प्रॉब्लम नहीं है. बट दिस वन इज़ अ वेरी लार्ज साइज ऑफ लैडल. And when it is used, bottom pour ladle is used for top run और direct pour into the mold. ये क्रेन से उठाई जाती है और क्रेन से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है. बहुत लार्ज साइज की लैडल होती है. द मोल्टन मेटल इज पोर्ड थ्रू द बॉटम होल. इसमें भी बॉटम होल से पोर होता है, विच इज ऑपरेटेड बाय अ ग्राफाइट स्टॉपर एंड अ लीवर. स्लैग बीइंग लाइटर फ्लोट एट द टॉप ऑफ द मोल्टन मेटल. स्लैग हमेशा टॉप पे फ्लोट होती है और प्योर मेटल हमेशा क्या होता है, मोल्ड में जाता है. स्लैग का कंटेमिनेशन नहीं हो सकता है प्योर मेटल में. देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज सेल्फ क्लीनिंग लैडल. तो ये दोनों लैडल आपकी बॉटम से ओपन होती है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लैडल. एंड लास्ट वन इज द मोनोरेल और ट्रॉली लैडल. इट इज एग्जैक्टली सिमिलर बट वेरी लार्ज साइज and carried by monorail like a overhanging crane. ओवरहैंगिंग क्रेन की तरह ये मोनोरेल से ट्रैवल करके एक दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं. द मोल्टन मेटल इज कैरीड इन अ ट्रॉली. द ट्रॉली इज माउंटेड ऑन अ मोनोरेल फॉर easy movement to the pouring site. The molten metal is poured through a lever provided with the crucible. A hand wheel is also provided for rising and lowering the crucible. तो ये मोस्टली पूरा मोनोरेल के थ्रू ही ऑपरेट होती है और इसकी कैपेसिटी कंपेयर टू ऑल अदर लैडर लार्ज होती है. दिस लीवर इज यूज फॉर टिल्टिंग इट फॉर पोरिंग. तो ये बॉटम से ओपन नहीं होती, इसको टिल्ट करके इसे पोर करना पड़ता है. और इस हैंडविल का भी यूज़ इस लैडल को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस और हाइट एडजस्टमेंट के लिए हैंडविल का यूज़ होता है. सो दैट इज़ द लास्ट वन, मोनोरेल और ट्रॉली लैडल. तो लैडल आपका एक पोरिंग इक्विपमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है. बट द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. नेक्स्ट वन दैट इज मेल्टिंग फर्नेसेस. फर्नेसेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो फर्नेसेस हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज अ कुपोला, second one is a cupola and first one are the other type of furnaces. तो cupola हमें अलग से देखना है और रिमेनिंग फर्नेस अलग से देखने हैं. तो कास्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर हम देखते हैं
तो क्या है, पैटर्न मेकिंग एंड मोल्डिंग, उसके बाद होता है मेल्टिंग यूजिंग फर्नेसेस एंड पोरिंग, आफ्टर दैट सॉलिडिफिकेशन एंड लास्टली क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक आके पहुँचे हैं, अभी मेल्टिंग, मेटल की मेल्टिंग तक हम आकर पहुँचे हैं इन द सेकंड यूनिट। पहला यूनिट तो पूरी तरह से हमने पैटर्न मेकिंग और मोल्डिंग पे देखा है। सेकंड यूनिट का भी स्टार्टिंग का पूरा पोर्शन आपका गेटिंग सिस्टम यानी मोल्ड के ऊपर था। नाउ वी आर मूविंग स्लोली टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मेल्टिंग स्टेप। Melting is an equally important parameter for obtaining a quality casting. A number of furnaces can be used for melting the metal. To be used to make a metal casting, the choice of furnace depend on the type of metal to be melted. Some of the furnace used in a metal casting are as follows. देखिए बहुत सारे फर्नेसेस है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, तो उसमें से चॉइस मतलब आपको कौन सा फर्नेस यूज़ करना है ये डिपेंड करता है आप कौन से मेटल को कास्टिंग के लिए यूज़ करने वाले हो। सो एंटायरली डिपेंड ऑन द मेटल टू बी यूज। तो आपके पास चॉइसेस क्या क्या है, आपके पास फॉलोइंग चॉइसेस है। कुपोला, दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फर्नेस एंड दिस वन इज द ओल्डेस्ट वन, बहुत पुराना फर्नेस है। डायरेक्ट फ्यूल फायर्ड फर्नेस, इसमें फ्यूल और मेटल का कांटेक्ट होता है, so that why it is called a direct fuel fired furnace. क्रूसिबल फर्नेस, मेटल हमेशा क्रूसिबल में होगा और क्रूसिबल को हीट करेंगे हम, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, सबको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पता है, एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल यूज़ करके हम मेटल को मेल्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। अगर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आपको पता है, सबको पता ही है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया है उसका, तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एग्जैक्टली सेम फिनोमेना पे काम करता है। इंडक्शन फर्नेस इंडक्शन फिनोमेना पे काम करता है। सो लेट्स सी वन बाय वन। क्रूसिबल फर्नेसेस, क्रूसिबल मतलब पॉट, तो जिसमें मेटल हमेशा पॉट में रहेगा और हीट हम पॉट को अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली मेटल को अप्लाई नहीं करेंगे। दैट ऑल टाइप्स ऑफ फर्नेस आर कॉल्ड एज क्रूसिबल फर्नेस, जिसमें क्रूसिबल मतलब पॉट यूज होता है फॉर मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज। क्रूसिबल फर्नेसेस आर यूज, तो क्रूसिबल फर्नेस आयन या आयन अलॉय के लिए यूज नहीं होते हैं। क्रूसिबल फर्नेस तभी यूज़ होते हैं जब आपको कॉपर अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय इस तरह की कास्टिंग करनी है, नॉन फेरस अलॉयज ओनली। तो इसका मतलब टाइटेनियम अलॉय यूज़ करोगे क्या? नहीं, बिकॉज टाइटेनियम हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द आयन और फेरस मेटल्स। सो द मेटल्स विच हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द फेरस मेटल, ऐसे ही आप क्रूसिबल फर्नेस में यूज़ कर सकते हो। द मेटल इज मेल्टेड विदाउट कॉन्टैक्ट विद द फ्यूल, मैंने पहले बताया क्रूसिबल में मेटल होता है और हम क्रूसिबल को हीट करते हैं, नॉट टू द मेटल, एंड देयर इज वेरी लेस चेंज इन कंपोजिशन ड्यूरिंग मेल्टिंग। अगर आप डायरेक्ट मेटल को मेल्ट करते हो या हीट सोर्स प्रोवाइड करते हो तो उस समय क्या होगा, फ्यूल और मेटल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा एट हाई टेम्परेचर, एंड मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स आर कार्बन कंटेंट। जितने भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, और कार्बन इज अ रेडिली रिएक्टेबल विथ मोस्ट ऑफ द मेटल्स। सो दैट्स वाई जब भी आप डायरेक्टली फ्यूल कांटेक्ट में मेटल को मेल्ट करते हो तो वहाँ कंटेमिनेशन होता है। तो यहाँ क्रूसिबल फर्नेस में कंटेमिनेशन नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यूल एंड मेटल। दे मे बी फायर्ड बाय आइदर लिक्विड, गैसेस और पल्वराइज्ड फ्यूल्स। द कैपेसिटी इज़ फ्रॉम 30 to 150 kg। एक सिंगल सेटअप में आप 30 से 40 150 kg तक लिक्विड मेटल बना सकते हो यूजिंग द क्रूसिबल फर्नेस, मीन्स दे आर मीडियम कैपेसिटी फर्नेस। और फ्यूल कौन सी यूज़ कर सकते हो आप? कोई भी फ्यूल यूज़ कर सकते हो, लिक्विड, गैस और पल्वराइज। पल्वराइज कोक पावर प्लांट में जो यूज़ होता है,
फाइन पाउडर में कोक हम बनाते हैं, बहुत फाइन पाउडर बनाता है. सो दैट फाइन पाउडर कैन बी बर्न एज गुड एज गैस और लिक्विड. कोल को इतना फाइन हम पल्वराइज करते हैं, पाउडर में कन्वर्ट करते हैं कि वो पाउडर एज गुड एज लिक्विड और गैसियस फ्यूल जैसा बर्न होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज पल्वराइज फ्यूल. सो सॉलिड फ्यूल कैन बी यूज एज अ लिक्विड और गैस फ्यूल. लिक्विड और गैस यूज होता है, साथ में पल्वराइज सॉलिड फ्यूल यूज होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ क्रूसिबल फर्नेसेस आर देयर. क्रूसिबल फर्नेस में भी सब टाइप्स होंगे आपके, तो उसमें 3 अलग अलग तरह के क्रूसिबल फर्नेस होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पिट फर्नेस, सेकंड वन मेटल पॉट फर्नेस एंड थर्ड वन टिल्टिंग फर्नेस. यहाँ पर बी और सी ये दोनों एग्जैक्ट सेम फर्नेस है, एक मैकेनिज्म का डिफरेंस बस होता है. पिट फर्नेस इज अ डिफरेंट वन, लेकिन तीनों में क्या कॉमन होगा, तीनों में मेटल एक पॉट में रहेगा और हम हीट किसे करेंगे, पॉट को हीट करेंगे, नॉट टू द मेटल. तीनों में ये कॉमन रहेगा. सो लेट्स सी फर्स्ट वन पिट फर्नेस. अब अगर डायग्राम देखते हो तो ये डायरेक्टली क्लियर हो जाता है कि इसे पिट फर्नेस क्यों कहते हैं. दिस वन इज अ ग्राउंड लेवल, ये आपकी ग्राउंड की लेवल है. एंड वन पीट इज डग. पीट मतलब एक गड्ढा, एक गड्ढा हम यहाँ पे बनाते हैं, एक पीट बनाते हैं ग्राउंड लेवल के नीचे. और पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट ऊपर का लीड और चिमनी और लीड, इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा फर्नेस आपका उस गड्ढे में होता है. दैट इज पीट के अंदर हम बनाते हैं. सो दैट इज द ओनली रीजन इट इज कॉल्ड एज पीट फर्नेस, बिकॉज इट इज कंप्लीटली इनटू अ पीट एक्सेप्ट टॉप लीड ऑफ द फर्नेस, वो ऊपर से विजिबल होगा आपको और चिमनी बस विजिबल होगी. बाकी पूरा का पूरा फर्नेस आपका पीट के अंदर रहेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीट फर्नेस. तो कौन से पार्ट है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, रिफ्रैक्टरी बिक, क्योंकि रिफ्रैक्टरी मटेरियल यहाँ पर देना ज़रूरी है, यहाँ हाई टेम्परेचर होता है. उसके बाद होता है कोक, जो इस क्रूसिबल को हीट करेगा. दिस वन इज अ क्रूसिबल एंड सराउंडिंग आपका कोक रखा होगा. नेक्स्ट वन इज अ क्रूसिबल, यहाँ पर मेटल को मेल्ट किया जाएगा. फ्लोर गेट, इस पीट में उतरने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए आपको इसके अंदर उतरना पड़ेगा, तो उसके लिए गेट है जिससे आप पीट में एंट्री कर सकते हो. लीड, फर्नेस का ऊपर का ढक्कन यानी लीड. चिमनी, कंबस्शन होगा तो कंबस्शन में बाय प्रोडक्ट जनरेट हो गए, उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए चिमनी. तो क्रूसिबल इज प्लेस इन अ पीट बिलो द फ्लोर लेवल, इज फायर्ड विथ कोक. क्रूसिबल पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल के नीचे रखा जाएगा, फ्लोर लेवल के नीचे रखा जाएगा. और जनरली पीट फर्नेस कोक एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. द चार्ज टू बी मेल्टेड इज प्लेस इन द क्रूसिबल. चार्ज मतलब मेटल जिसे आपको मेल्ट करना है या जिसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड ए चार्ज एंड इट इज प्लेस इनसाइड द क्रूसिबल. कोक इज प्लेस अराउंड द क्रूसिबल, तो क्रूसिबल के अंदर मेटल और बाहर से क्या रहेगा, कोक. नेचुरल ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड बाय द टॉल चिमनी. ड्राफ्ट मतलब एयर का सप्लाई लगता है कंबशन के लिए, तो ये कंटिन्यूस एयर सप्लाई कैसे प्रोवाइड करते हैं हम, चिमनी के थ्रू. ये हमने 12th में पढ़ा है. ड्राफ्ट. मेनी क्रूसिबल कैन बी प्लेस इन अ सिंगल पीट. अगर लार्ज साइज पीट है तो वहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे क्रूसिबल रख सकते हो एक ही साथ मेल्ट करने के लिए, एक ही फर्नेस में. आफ्टर द मेटल इज मेल्टेड द कवर आर रिमूव्ड, द क्रूसिबल आर लिफ्ट आउट विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टेकन टू द पोरिंग प्लेस. अब मेल्टिंग हो गया तो यहाँ से मेटल लैडल से नहीं उठाया जाता. हमने देखा है लैडल पोरिंग के लिए इक्विपमेंट होता है. इंस्टेड ऑफ दैट द कंप्लीट क्रूसिबल इज टेकन आउट. लीड को हम ओपन करेंगे और क्रूसिबल को टंग का यूज़ करके यहाँ से डायरेक्टली लिफ्ट आउट करेंगे.
and now the crucible itself is used for pouring. मोल्टन मेटल डायरेक्टली क्रूसिबल से आपके मोल्ड में पोर किया जाएगा, नॉट यूजिंग द लैडल। तो यहाँ लैडल का यूज नहीं होता है। तो ये हो गया पहला, दैट इज पीट फर्नेस, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है। सेकंड वन इज अ मेटल पॉट फर्नेस। मेटल पॉट फर्नेस अगेन एग्जैक्टली सिमिलर कंसेप्ट है। क्रूसिबल मतलब पॉट, तो यहाँ क्रूसिबल के जगह पर वर्ड आया है पॉट। पॉट के अंदर मेटल रहेगा और बाहर से हम किसी भी हीट सोर्स से उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आउटसाइड मेटल और फ्यूल का कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा। सो मेटल पॉट फर्नेस आप डायग्राम देख सकते हो। फर्स्ट वन इज द रिफ्रैक्टरी ब्रिक लाइनिंग। अंदर हमेशा रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है क्योंकि यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है। फ्यूल सप्लाई, इस पाइप से फ्यूल वो गैस हो सकता है या फिर यहाँ कोक नहीं यूज़ करते हम, गैस या लिक्विड फ्यूल हीट करने के लिए। स्टील शेल, आउटर बॉडी हमेशा स्टील की होती है। ये फर्नेस अब ग्राउंड लेवल के ऊपर है। अब यहाँ ग्राउंड लेवल कहाँ पर है, ये ग्राउंड लेवल है। ये पूरी तरह से ग्राउंड लेवल के ऊपर बनेगा, पीट फर्नेस जैसा नहीं। स्टील शेल, क्रूसिबल मतलब पॉट, ये पूरा आपका क्रूसिबल का पोर्शन है। लीड क्लोजिंग के लिए। पॉट फर्नेस इज यूज फॉर मेल्टिंग नॉन फेरस मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टीन, लीड, एंटीमोनी एक्सेट्रा। ये सारे मेटल कैसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट किसी भी फेरस या फेरस अलॉय से कम है, आयरन एंड आयरन अलॉय से कम है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा? बिकॉज दिस क्रूसिबल और पॉट इज मेड with inner line of ceramic। क्रूसिबल या पॉट बनता कैसे है? तो इसमें ये जो इनर लाइन है जिसके कांटेक्ट में आपका मोल्टन मेटल आता है, ये जनरली बनती है सिरेमिक से, एंड आउटर लाइन इज मेड विथ हाई क्वालिटी स्टील। ये हाई क्वालिटी स्टील से बनती है। नाउ इफ़ यू पुट अ स्टील टू मेल्ट, अगर आप इसमें स्टील को ही मेल्ट करने की कोशिश करोगे, तो अगर आप स्टील का मेल्टिंग पॉइंट अचीव करता हो तो सबसे पहले आपकी बाहर की लाइन या बाहर की जो लेयर है क्रूसिबल की वही जल जाएगी, वही मेल्ट हो जाएगी। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेल्ट द फेरस मेटल्स इन क्रूसिबल फर्नेस। इसमें फेरस मेटल को मेल्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। So that's why, because crucible is made with ceramic and steel lining. The pot is made up of cast iron or steel। देखिए क्रूसिबल या पॉट किससे बनता है? कास्ट आयन और स्टील। तो आप कास्ट आयन के पॉट में कास्ट आयन को मेल्ट कर पाओगे क्या? नो। स्टील के पॉट में कास्ट आयन को मेल्ट कर पाओगे क्या? नो, बिकॉज सेम मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर आपने कास्ट आयन को मेल्ट कर दिया तो आपका पॉट भी मेल्ट हो जाएगा। सो ओनली नॉन मेटल कैन बी मेल्टेड इन इट। द फर्नेस में बी फायर्ड बाय गैस और ऑयल फ्यूल। मेटल पॉट फर्नेस को हमेशा गैस और ऑयल फ्यूल से फायर करते हैं। पीट फर्नेस में कोक यूज करते थे हम। द मोल्टन मेटल इज टेकन आउट ऑफ द पॉट फर्नेस बाय यूजिंग लैडल। अब यहाँ पर पॉट लार्ज साइज का होता है और वो रिमूवेबल भी नहीं होता। आपका क्रूसिबल या पॉट जो भी है वो लार्ज साइज का होता है, रिमूवेबल नहीं होता। तो यहाँ आपको लैडल यूज करनी पड़ती है। विदाउट लैडल देयर इज यू कैन नॉट रिमूव एंटायर क्रूसिबल। फर्नेस से आप पूरा का पूरा क्रूसिबल नहीं रिमूव कर सकते। ये लार्ज साइज के क्रूसिबल होते हैं मेटल पॉट फर्नेस में। नेक्स्ट वन दैट इज द टिल्टिंग फर्नेस। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई तो टिल्टिंग फर्नेस इज एग्जैक्टली सेम, एक्सेप्ट ओनली वन डिफरेंस इज देयर, that this complete furnace can be tilted along the one center axis to remove the molten metal। लैडल को उसमें डीप करके आपको ऊपर से मोल्टन मेटल रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर पोरिंग के लिए ओपनिंग होती है, और ये पूरा का पूरा फर्नेस जब आप ये व्हील को रोटेट करते हो तो ये फर्नेस भी पूरा का पूरा रोटेट होता है. दैट्स वाई दिस फर्नेस इज माउंटेड ऑन अ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर. ये कॉलम दोनों तरफ से होंगे, इस तरफ से और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी, और इस पे ये पाइवोट किया जाएगा. ड्यू टू दिस पाइवोटेड पोर्शन और पिन लाइक फिक्सिंग, दिस कंप्लीट फर्नेस कैन बी टिल्टेड एंड मेटल कैन बी रिमूव्ड. मोल्टन मेटल आप टिल्टिंग करके उसे रिमूव कर सकते हो. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए टिल्टिंग फर्नेस. ये पूरा का पूरा फर्नेस टिल्ट कर सकते हो. अदरवाइज इट इज़ एग्जैक्टली सेम मेटल पॉट फर्नेस जो हमने इससे पहले देखा है. अंदर का फर्नेस पूरी तरह से मेटल पॉट फर्नेस है, बट ओनली अ टिल्टिंग मैकेनिज्म, वो भी एक्सटर्नल मैकेनिज्म है, वो उसमें ऐड किया जाता है सो दैट कंप्लीट फर्नेस कैन बी टिल्टेड एंड मेटल कैन बी टेकन आउट. मेटल डायरेक्टली आपको फर्नेस टिल्ट करके रिमूव, यानी आपको लैडल को फर्नेस के अंदर डिप करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स वाई दैट इज़ मोर एडवांटेजियस. द फर्नेस इज यूज फॉर मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस. सारे के सारे क्रूसिबल फर्नेस नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज के लिए यूज़ होते हैं. ये बात पहले ध्यान में रखें. वो सारे के सारे, ऑल द क्रूसिबल फर्नेसेस. फेरस इन स्मॉल क्वांटिटी एंड इज फायर्ड बाय ऑयल और गैस, जैसे कि मेटल पॉट फर्नेस में होता था. द फर्नेस इज माउंटेड ऑन 2 पेडास्टल अबव द फ्लोर लेवल. ये है आपके पेडास्टल. दिस वर्टिकल बीम आर कॉल्ड एज पेडास्टल. इस पे ही पूरा फर्नेस माउंट होता है. ये दो होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे. Above the floor level, the pouring of molten metal, the furnace is rotated by the geared hand wheel. ये हैंड व्हील को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और इसके साथ आपका फर्नेस भी रोटेट होगा. द फ्यूल एंड एयर आर एडमिटेड विद द प्रेशर थ्रू नोजल. यहाँ से आपको फ्यूल क्या होगा, फ्यूल और एयर कंबशन के लिए ज़रूरी होती है, तो फ्यूल और एयर यहाँ से एडमिट होगी. ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम रहेगा इस मैकेनिज्म जैसा. एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है, बस ये पूरी तरह से फिक्स फर्नेस है. इस फर्नेस को आप रोटेट नहीं कर सकते, अदरवाइज मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली सेम. द क्रूसिबल इज प्लेस इन अ हीटिंग चेम्बर एंड इज हीटेड बाय द फ्लेम. इसके अंदर क्रूसिबल रहेगा, जैसे मेटल पॉट फर्नेस में सेंटर में होता था, वैसे ही यहाँ पर सेंटर में क्रूसिबल है, और वो लिक्विड और गैसेस फ्यूल से हीट अप किया जाता है. Next one is a electric arc furnace, but I think we will stop here for today's class. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम उसके साथ ही कुपोला फर्नेस देखेंगे. सो फर्नेसेस आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट when melting of the molten metal. We considered फर्नेस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यूनिवर्सिटी में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. सो रिमेंबर टू सॉल्व द असाइनमेंट फॉर दिस लेक्चर, फॉर विच द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द गूगल क्लासरूम. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर.